बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एफएससी फिजिक्स पार्ट 2 के अंदर चैप्टर नंबर 2 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर है। एक्चुअली ये दो डिफरेंट टॉपिक हैं। एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर है और दूसरा जो है वो पोजीशन वेक्टर है। इसको जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की तरफ हम आते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन करने से पहले ये डायग्राम हम देखते हैं और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि इस रेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये हमारे पास इनिशियल वेक्टर जो था दैट वाज वेक्टर ए, जो कि इस रेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं इसको साइड पे जो है वो सेपरेट ड्रॉ करता जाता हूँ इन स्टेप्स को, ताकि आपको पता चलता जाए कि ये एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। लेट से इनिशियल वेक्टर जो था वो ये था हमारे पास एक वेक्टर ए। अब एक ये वेक्टर था, इसको एक्चुअली हमने क्या किया है, इसके कंपोनेंट्स में ड्रॉ कर दिया। और अगर एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ड्रॉ किया जाए तो उसको बोला जाता है कि ये उसकी रेजोल्यूशन हुई हुई है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। अब ये कंपोनेंट्स में कैसे ड्रॉ होता है, इसके हेड से लेकर आप वर्टिकली एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको बोला जाता है कि ये इसका वाई कंपोनेंट है, जो आपको इस डायग्राम में यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये वाला या ये वाली जो डॉटेड लाइन है, ये एक्चुअली क्या है, ये इस वेक्टर ए का जो है वो वाई कंपोनेंट है। इसी तरह एक और वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, एक तरह से प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाता है, जो कि इसके ओरिजिन से इस वेक्टर के हेड तक होता है। और अब ये जो वेक्टर बनेगा इसको बोला जाएगा कि ये इसका एक्स कंपोनेंट है, जो इस शेप में, इस डायग्राम में आपको एन पी या ओ एम की फॉर्म में नजर आ रहा है। तो इस तरह करके हमने एक वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स में जो है वो रिजॉल्व कर लिया है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है दैट इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखते हैं जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब रेक्टेंगुलर की बात होगी तो रेक्टेंगुलर का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो इस वजह से जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको बोला जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे उनको बोला जाएगा दीज आर इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। एक ये वाला वेक्टर, और इसके साथ आप बेशक इस वेक्टर को देख लें या इसको देख लें, इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर है। तो ये इसके जो है वो कंपोनेंट्स हैं। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो किसकी इक्वल है, वो एक्चुअली ओ एम की इक्वल है, और एक्स कंपोनेंट को लिखा जाता है ए एक्स आई। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो साथ लगाए जाते हैं। ये आई यूनिट वेक्टर है जो कि बता रहा है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और ए एक्स जो है ये बता रहा है कि ये क्या है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो ए एक्स है ये क्या चीज है, और ये जो आई है ये क्या चीज है। जो ए एक्स है ये क्या चीज है, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड। ए एक्स जो है वो मैग्नीट्यूड है, नंबर है, ये मैग्नीट्यूड है। और ये जो आई है ये क्या चीज है, ये यूनिट वेक्टर है। तो जब भी हमने एक वेक्टर को लिखना होता है तो हमें, जैसा कि हमने डिफाइन किया था, कि हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो ए एक्स एक्चुअली क्या चीज है, मैग्नीट्यूड, और आई क्या चीज है, ये इसकी डायरेक्शन है। और ये मिलके क्या बना रहे हैं कि ये एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जो कि ओ एम इस केस में बन रहा है। तो इस तरह करके जो है हम इसको कहते हैं कि ये इसका जो है वो एक्स कंपोनेंट है। अब ये एक्स कंपोनेंट, इसी तरह वाई कंपोनेंट जो है वो ए वाई जे के इक्वल है, और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो ओ एन के इक्वल है, और यहाँ पे ये ओ एन और ये जो एम पी है ये एक दूसरे के इक्वल है। फिर इसके बाद अगर हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स मालूम करने हो तो वो कैसे मालूम किए जाते हैं, उनको जो है वो बारी बारी हम देखते हैं। मालूम करने से पहले आप इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। तो इस डायग्राम के अंदर ये एक ट्राइंगल बन रही है जिसका यहाँ पे एंगल थीटा है, और ये इसका जो है वो परपेंडिकुलर है। और इस ट्राइंगल को अगर हम नाम दें तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास बनती है दैट इज ओ एम पी ट्राइंगल। एम पॉइंट पे जो है वो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ हुआ है, तो एम पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है इसका। फिर इसके बाद
अगर हम बात करें तो इसके जो एक तरह से लेंथ्स हैं, जो ओ एम है वो किसकी इक्वल है, वो बेस है, जो एम पी है वो परपेंडिकुलर है, और जो ओ पी है वो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर का हमें पता चलता है कि जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको हम कहते हैं कि ये परपेंडिकुलर है। और थीटा आप देख रहे हैं कि ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड वो कौन सी है, ये एम पी है, और जो एम पी है इसको कंसिडर किया जाता है कि ये परपेंडिकुलर है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसके सामने ये वाली साइड है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, और थर्ड जो है वो ये अलोंग द हॉरिजॉन्टल बेस हो गई। तो इस तरह करके जो है वो हम इसके कंपोनेंट्स जो है वो समझ सकते हैं कि इस ट्राइंगल में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। अब लेट्स से हमने पहले एक्स कंपोनेंट मालूम करना है। एक्स कंपोनेंट के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कॉस थीटा यूज करेंगे, और कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है ये हमें पता है, दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और डायग्राम में अगर देखा जाए तो बेस किसकी इक्वल है, बेस आपके पास ओ एम है, और हाइपोटेन्यूज किसकी इक्वल है, वो ओ पी है। तो ओ एम ओवर ओ पी, और ओ एम जैसा कि हमने यहाँ स्टार्ट में पढ़ा था ये किसकी इक्वल है, ए एक्स के, और ओ पी किसकी इक्वल है, वो ए के इक्वल है। तो इस तरह करके कॉस थीटा किसकी इक्वल हो गया, ए एक्स ओवर ए। यहाँ से अगर हमने ए एक्स, क्योंकि हमने एक्स कंपोनेंट मालूम करना है, तो ए एक्स किसकी इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो इस तरह करके हमने वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट जो है वो मालूम कर लिया। अब ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट आपको बताता है कि अगर आपके पास वेक्टर की ओरिएंटेशन गिवन हो कि उसका एंगल कितना है विद द एक्स एक्सिस, और उसकी मैग्नीट्यूड गिवन हो, तो आप उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो इस फार्मूला को यूज करते हुए मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप वाई कंपोनेंट मालूम करना चाहें, तो वाई कंपोनेंट के लिए जो हम इसी ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा का फार्मूला जो है अप्लाई करेंगे। साइन थीटा किसकी इक्वल है, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर एम पी की इक्वल है, हाइपोटेन्यूज ओ पी, तो ये ए वाई ओवर ए हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है, शायद अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि हम साइन थीटा ही क्यों यूज कर रहे हैं वाई कंपोनेंट के लिए, और कॉस थीटा ही क्यों यूज कर ले रहे हैं एक्स कंपोनेंट के लिए। तो उसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि आपने इस फार्मूला को देखना है। इस फार्मूला के अंदर आपको नोन कौन कौन से हैं और अननोन कौन से हैं। अगर आप देखें तो एंगल आपके पास नोन होगा तभी आप मालूम कर सकेंगे, तो ये भी नोन होगा, और दूसरा हाइपोटेन्यूज नोन होता है, तो थर्ड क्या चीज है, वो अननोन है। तो इस तरह करके अगर आपको तीन पैरामीटर्स में से दो मालूम है तो आप तीसरा मालूम कर सकते हैं। अगर आप कॉस थीटा यहाँ पे यूज करेंगे तो आपके पास बेस भी नहीं होगा, और आपके पास जो है वो एक तरह से जो है वो दूसरा कंपोनेंट जो है वो हाइपोटेन्यूज आएगा, तो उसमें परपेंडिकुलर होगा ही नहीं। तो हमने तो वाई कंपोनेंट मालूम करना है, और वो वाई कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर से ही आएगा। तो इस वजह से हमने ये ज़हन में रखना है कि हमने साइन थीटा कब यूज करना है और कॉस थीटा कब यूज करना है। इसी फार्मूला को अगर हम एक्सटेंड करें तो हमारे पास ए वाई जो है वो ए साइन थीटा की इक्वल आ गया। अब पिछले फार्मूला की तरह अगर हमने वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर मालूम करना हो तो हमें उसकी मैग्नीट्यूड और अगर एंगल गिवन हो तो हम उसकी वाई कंपोनेंट जो है वो मालूम कर लेंगे। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अगर हमें वेक्टर लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं, पहले हम उसका एक्स कंपोनेंट लिख देंगे, फिर उसका हम वाई कंपोनेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे जब हम मालूम करते हैं तो ये सारी मैग्नीट्यूड्स होती हैं, ए वाई जो है ये भी मैग्नीट्यूड है, ए एक्स जो थी वो भी मैग्नीट्यूड है, तो साथ हम यूनिट वेक्टर लिख देंगे। तो जब ये भी एक वेक्टर बन जाएगा और ये भी एक वेक्टर बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करके जो है हम ए वेक्टर बना देंगे। तो इस तरह करके कंप्लीट वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स को यूज करते हुए जो है वो लिखा जा सकता है। ये था जी रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, या दूसरे लफ्जों में इसको बोला जाता है कि एक वेक्टर से उसके कंपोनेंट्स जो है वो कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। इसके बाद इसी का जो फेज है वो ये है कि अगर आपके पास कंपोनेंट्स गिवन हो, उससे अगर वेक्टर मालूम करना हो तो वो तो आपने प्रीवियस टॉपिक में देखा। अब हमने ये देखना है कि अगर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन हो और उससे हमने वेक्टर ड्रॉ करना हो तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए अगेन डायग्राम हम यही यूज कर रहे हैं। इसको समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हम सबसे पहले अगर हमें एक वेक्टर चाहिए हो, एक वेक्टर के अंदर होता क्या क्या है, एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें होती हैं। तो अगर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मालूम करनी हो तो इसी डायग्राम में आप ये ट्राइंगल कंसिडर करें, और ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, और ये आपके पास बेस है, और ये परपेंडिकुलर है।
तो ये फार्मूला के थ्रू आप जो है वो ये लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल में वैल्यूज है। अब अगर आप वैल्यूज रिप्लेस करवा दे तो आपको पता है ओ पी किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है, ओ एम ए एक्स की इक्वल था, ए वाई जो एम पी जो है वो ए वाई के इक्वल है। इनके स्क्वायर्स कर लेंगे तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अगर आप विदाउट स्क्वायर लेना चाहें तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई। तो वेक्टर के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपको इस फार्मूला से मिल गई। अब दूसरी जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए उसकी ओरिएंटेशन, उसकी डायरेक्शन। वो कैसे मालूम की जाए? उसके लिए हम टेंजेंट थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। अब अगेन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वाई वी विल यूज टेंजेंट, हम टेंजेंट ही क्यों यूज करेंगे? तो अगेन इसका जो डिसीजन है वो उस बिहाफ पे लिया जाता है कि आपके पास नोन क्या है और अननोन क्या है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो नोन है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है ए एक्स और ए वाई आपको पता है और आपने थीटा मालूम करना है। तो अगर आप टेंजेंट यूज करेंगे तो तभी आप थीटा मालूम कर सकेंगे। अगर आप साइन यूज करेंगे तो साइन के लिए आपको पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, तो वो जो है वो लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो टेंजेंट थीटा जो है उसको हम यूज करते हैं। और टेंजेंट किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और एम पी जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर है और जो ओ एम है वो हाइपोटेन्यूज है। तो इस तरह करके जो है हम टेंजेंट थीटा, और फिर यहाँ से थीटा मालूम करना है तो टेंजेंट इनवर्स कर लेंगे। टेंजेंट इनवर्स जब करेंगे तो ये ए वाई ओवर ए एक्स के साथ हमारे पास थीटा आ जाएगा। और ये थीटा जो होगा ये एंगल होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जैसा कि यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। तो ये था जी कि एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट से कैसे ड्रॉ किया जाए। ये दूसरे लफ्जों में डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर बाय इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके साथ इस लेक्चर का जो दूसरा फेज है वो है पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके एक्सप्लेनेशन में जाना चाहूंगा कि व्हाई वी नीड पोजीशन वेक्टर, हमें पोजीशन वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स से मैं कंसीडर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि मैंने ये एक पॉइंट जो है वो ड्रॉ किया, और इस पॉइंट की अगर मुझे बताना हो कि ये पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे यहाँ पे कुछ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे, और उस रेफरेंस पॉइंट्स के हवाले से मैं इसको बताऊंगा कि ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी बोर्ड की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूँ लेट्स से कि ये राइट से फॉर एग्जांपल 2 या 3 सेंटीमीटर जो है वो लेफ्ट वाली साइड पे है। मैंने एक्चुअली राइट साइड को क्या कंसिडर कर रही है वो एज अ रेफरेंस पॉइंट। इसी तरह मैं टॉप से भी कंसिडर कर सकता हूँ, बॉटम से भी कंसिडर कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड से भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो एक्चुअली मुझे क्या करना है, मुझे एक फिक्स पॉइंट कंसिडर करना है और उस फिक्स पॉइंट के लिहाज से जो है वो मैं इसको बताऊंगा कि इतने यूनिट्स है, चाहे वो अप है, चाहे वो डाउन है, चाहे वो राइट वर्ड है, चाहे वो लेफ्ट वर्ड है। और ये राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड जो है इसको जनरल सेंस में हम ये कहते हैं कि ये जो है ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कोऑर्डिनेट्स हमें डिसाइड करने पड़ते हैं और उसके लिहाज से हमें पता चलता है कि ये वेक्टर कहाँ पे या ये पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अगेन ये एक पॉइंट P है और अगर हमें बताना हो कि ये पॉइंट P कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोजेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा, एक प्रोजेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा और ओरिजिन से मैं एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ की है ये प्रोजेक्शन क्या बताएंगे कि ये अलोंग एक्स एक्सिस कितने यूनिट्स हैं, जो कि यहाँ पे ए यूनिट्स बताया जा रहा है। और दूसरा प्रोजेक्शन ये बताएगा कि ये अलोंग वाई एक्सिस कितने यूनिट्स है, जो यहाँ से बताया जा रहा है कि वो बी यूनिट्स है। तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कर लेते हैं जी। अ वेक्टर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से एक पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है उस वेक्टर को हम कहते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है। अब जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये ए यूनिट्स और बी यूनिट्स हैं, तो ये ए यूनिट्स और बी यूनिट्स जो है ये विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है। ए यूनिट्स का मतलब है ये ए यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस है और बी का मतलब है ये बी यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस है। तो ये पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, पोजीशन वेक्टर को जो है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर वेक्टर साइन लगाया जाता है। कीप इट इन माइंड, आप इसको कैपिटल आर नहीं लिखेंगे, कैपिटल आर रिजल्टेंट वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है। अब प्लेन में अगर एक पोजीशन वेक्टर में लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखते हैं कि पहले हम ये लिखेंगे कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितने यूनिट्स हैं, उसके बाद आई यूनिट वेक्टर लिख देंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि वो वाई एक्सिस के अलोंग कितने यूनिट्स हैं और उसके बाद जे यूनिट वेक्टर लिख देंगे। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम अलोंग एक्स एक्सिस के साथ यूनिट्स आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे और जो वाई एक्सिस के साथ यूनिट्स होंगे उनके साथ हम जे यूनिट वेक्टर लिखेंगे।
यहाँ पे जो ए और बी है ये एक्चुअली क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि बताते हैं कि ये किस एक्सिस के अलोंग है। ये एक्स एक्सिस है और जो बी यूनिट्स हैं वो ये बताता है कि ये अलोंग वाई एक्सिस है, और जे जो है वो यूनिट वेक्टर वहां पे रिप्रेजेंट करता है। तो प्लेन में अगर हमें एक यूनिट वेक्टर लिखना हो जिसके दो कंपोनेंट्स हमें कोऑर्डिनेट्स पता हो तो उसको हम इस तरह करके लिखते हैं। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो मैग्नीट्यूड के लिए हम आई का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे और जो जे का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। ये चीज समझना बड़ी जरूरी है। ये एक्चुअली मेथड बताया जा रहा है कि मैग्नीट्यूड कैसे मालूम की जाएगी। मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका क्या है कि जो आई का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस जो जे का कोएफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है, अक्सर यहाँ पे अगर लेट से नेगेटिव साइन आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होगा वो ऐसे ही बनेगा, साइन अभी भी प्लस का ही आएगा। सिर्फ आप क्या करेंगे कि कोएफिशिएंट का जो नेगेटिव है उसको आप ब्रैकेट में लिख के, लेट से वो 4 था और उसकी पावर जो है वो आप 2 लिख देंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे। तो नेगेटिव का जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये फार्मूला का पॉजिटिव साइन है। अगर कोएफिशिएंट के साथ नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव जो है वो स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगा और इस तरह हमारे पास हमेशा जो है वो रियल नंबर में ही वैल्यूज आएंगी। ये वैल्यूज नेगेटिव नंबर के साथ मैग्नीट्यूड नेगेटिव में नहीं आती। फिर इसके बाद अगर स्पेस में वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर सॉरी। तो उसके लिए स्पेस के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। अब ए बी और तीसरा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा और सी जो होगा वो अलोंग जी एक्सिस होगा, उसके साथ यूनिट वेक्टर जो है वो के आ रहा है। तो इस तरह करके हम स्पेस के लिए पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे और अगर उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो थर्ड कंपोनेंट के स्क्वायर को उसके साथ ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो इस तरह करके हम पोजीशन वेक्टर को समझ सकते हैं और कैसे पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा वो भी हमने देख लिया और कैसे उसकी मैग्नीट्यूड मालूम की जाएगी वो भी हमने देख लिया।